Let's start with 151. A 4 years old girl presented with a history of repeated infections and failure to thrive. Blood CP showed hemoglobin of 9 gram per deciliter, WBC count of 50,000, and platelets 9,000. On bone marrow examination, she was diagnosed as a case of acute lymphoblastic leukemia. In your opinion, which one of these is not associated with poor clinical prognosis in acute lymphoblastic leukemia? ठीक है, वह 4 years है और बच्चों में ALL बहुत कॉमन होता है और शी इज प्रेजेंटेड विद एनीमिया और TLC काउंट रेज्ड है एंड प्लेटलेट काउंट जो है कम है, ठीक है, बाइसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट किया और शी इज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ ALL. अभी प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स कौन से हैं कि विच विल शो दैट इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस? अमंग दीज द A B C D and E आप देखें, फर्स्ट इज हाइपर डिप्लॉइडी, देन इज हाई प्रेजेंटिंग WBC काउंट, ठीक है, अगर WBC काउंट ज़्यादा होता है, प्रेजेंटिंग काउंट जब पेशेंट प्रेजेंट करता है और जितना ज़्यादा WBC काउंट होगा उतनी पुअर प्रोग्नोसिस होगी. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ALL में हैज़ अ बैड प्रोग्नोसिस. प्रेजेंटेशन इन इन्फेंट्स लेस देन 1 year old हैज़ बैड प्रोग्नोसिस एंड CNS डिजीज अगर हो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इट हैज़ बैड प्रोग्नोसिस. सो द गुड प्रोग्नोसिस इज हाइपर डिप्लॉइडी. हाइपरडिप्लॉइडी क्या है कि अ सेल मोर देन 46 क्रोमोसोम्स, यूजली हमें जो है डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इन हाइपरडिप्लॉइडी द क्रोमोसोम नंबर्स इज बिटवीन 47 to 57, so it is a good prognostic marker. So the option A is correct here. Next is 152. A 76 years old woman presented with small purpuric spots on her hands and forearm for the last 3 weeks. ठीक है, 3 weeks की है हिस्ट्री. On physical examination, she is afebrile, ठीक है, and no organomegaly. Her lab investigations show a prothrombin time of 14, activated partial thromboplastin time of 32, दोनों normal है. CBC showed hemoglobin of 12, hematocrit 37, platelets 276. TLC count is 5.6. Fibrinogen level is 4 and no FDPs are detectable. Which of the following condition best explains this finding? पहला है DIC, then is chronic renal failure, then is meningococcemia, then is senile purpura एंड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा. ठीक है, ये देखिए 76 ईयर्स ओल्ड वुमेन है और इस पर पर्प्यूरिक स्पॉट्स बने हुए हैं और इसमें इसने बताया कि एफेब्राइल है, कोई ऑर्गेनोमेगैली नहीं है, ब्लड CP में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, TLC सब नॉर्मल है, फाइब्रिनोजन लेवल्स नॉर्मल है, PTA PTT नॉर्मल है. सो इट इज़ अ केस ऑफ सिनाइल पर्परा बिकॉज इन दिस एज देयर इज स्किन फ्रेजिलिटी फ्रॉम कोलेजन एट्रोफी इन एल्डरली और इसलिए उनमें पर्परिक स्पॉट्स बन जाते हैं. अगर DIC देखें, DIC में क्या होगा कि PTA PTT प्रोलॉन्ग होगी, फाइब्रिनोजन लेवल्स विल बी लेस देन 1 ग्राम और प्लेटलेट्स भी कम होंगे. मेनिनगोकॉक्सीमिया में जो है पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं वो फीवर होगा और पेशेंट कैन गो इनटू DIC. ठीक है, सो द इट इज़ अ जस्ट नॉर्मल सिनाइल पर्परा. 24 years old female presented with recurrent fetal loss. ठीक है, recurrent fetal loss. Her lab investigation showed only APTT is prolonged with normal PT and normal bleeding time. APTT activated partial thromboplastin time is not corrected by normal plasma. What is the most likely diagnosis? ठीक है, हमने पीछे पढ़ा कि जब भी आइसोलेटेड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा, APTT प्रोलॉन्ग होगा, तो द DDs कौन से हो सकती है? हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C और फैक्टर 12. ठीक है, और VWD के साथ हमने कहा कि ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होगा और APTT भी प्रोलॉन्ग होगा. सो इन दिस केस क्या है कि अगर APTT प्रोलॉन्ग हो और हम नॉर्मल प्लाज्मा के साथ इसका 1 to 1 मिक्स करें और APTT करेक्ट हो जाए, सो इट मीन्स दैट इज़ अ फैक्टर डेफिशिएंसी. जो फैक्टर्स कौन से? फैक्टर 8, 9, 11 एंड 12. ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं होता सो इट मीन्स देयर इज सम इनहिबिटर, और वो इनहिबिटर कौन सा हो सकता है? जो common it is a lupus anticoagulant. So whenever there is a history of recurrent fetal loss, ठीक है, तो आपने सोचना है कि पेशेंट को एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, एन एक्वायर्ड कंडीशन. सो आंसर हियर इज lupus anticoagulant. ठीक है, इसमें APTT प्रोलॉन्ग होगा लेकिन वो नॉर्मल प्लाज्मा के साथ करेक्ट नहीं होगा. A 50 years old man presented with pain and swelling in the right leg for the last 5 months and was diagnosed as a case of DVT. He was advised tablet warfarin 5 mg daily and monitor the dose with INR. This treatment results in decreased biological activity of which of the following factors? warfarin है तो विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स को इनहिबिट करेगा और विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स जो है वो कौन से होते हैं? 2, 7, 9, 10. सो दिस इज फैक्टर 8, फैक्टर 2, 7, 9, 10,
factor 8 and 5, 9 and tissue factor and 7a. So the answer is 2, 7, 9, 10. ठीक है. Okay. 29 years old lady, gravida 3 para 2 is brought to obstetric emergency with 30 weeks of gestation. Her condition is very critical. She is having high grade fever with profuse bleeding per vaginally. Her lab investigation showed her platelet count of 20. ठीक है. 29 years old female है. 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है और ये इसके साथ किसी एमरजेंसी के साथ आई है बिकॉज शी हैज अ हाई ग्रेड फीवर, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इसको हो रही है. ठीक है. प्लेटलेट काउंट कम है. फाइब्रिनोजन कंसंट्रेशन आई टोल्ड यू शुड बी मोर देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर, सो इट इज लो. डी डाइमर्स आर हाई. पीटी एंड एपीटीटी एंड प्रोथ्रोम्बिन, पीटी एंड एपीटीटी बोथ आर प्रोलॉन्ग्ड. ठीक है. इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जब ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी होती है, कोई प्लेजेंटा प्रीविया के साथ या कोई भी प्लेजेंटल एब्रप्शन के साथ आए या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के साथ आए, तो इस केस में पेशेंट्स अगर ब्लीड कर और सारे पैरामीटर्स एबनॉर्मल हो, सो इट इज अ केस ऑफ डीआईसी. ठीक है. A 75 years old man presented to emergency with profuse sweating and left-sided chest pain. His ECG and echo showed anterior wall MI. ठीक है. He was given injection streptokinase within first hour and managed accordingly. What is the basic mechanism of action of streptokinase? ठीक है. Streptokinase का क्या एक्शन है? Streptokinase कन्वर्ट करता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में और प्लाज्मिन क्या करता है फिर डिग्रेड करता है क्लॉट को. ठीक है. सो द आंसर हियर इज कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन. Okay. A 6-year-old boy presented with spontaneous bruisability and epistaxis since childhood. His TLC is 5.6, HB is 10, platelets 250. ठीक है. TLC ठीक है. It is hemoglobin. He has anemia. Platelets ठीक है. PT and APTT are normal. ठीक है. Coagulation profile normal है. Blood bleeding time is prolonged. ठीक है. Bleeding time जो है वो prolonged है. What further test would you recommend to reach a final diagnosis? जब भी bleeding time prolonged, it means there is some platelet defect. ठीक है. प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर वॉन वेली ब्रांड डिजीज हो सकता है. दो ही हमारे पास वो होते हैं अगर प्लेटलेट जब भी ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो. ठीक है. वॉन वेली ब्रांड डिजीज में हमें बाकी सिम्टम्स मिलते हैं और दूसरा ये कि उसमें एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग होता है. अगर सिर्फ ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है और पीटी एपीटीटी नॉर्मल है, सो देन देयर मस्ट बी प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट है. ग्लेंसमैन हो सकता है, बर्नर्ड हो सकता है, स्टोरेज पूल डिफेक्ट हो सकता है. सो we will go for platelet function studies. A term infant is born without any complications after a normal pregnancy, and during initial nursery stay his PT is 14, APTT is 32, normal. Fibrinogen levels are 4 gram, normal. Full blood count was also normal. Infant was brought to hospital for checkup after 2 weeks, and during checkup it was observed that umbilical cord has been oozing. ठीक है. ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप पिक कर लिया करें कि पहले एज है, इन्फेंट है. ठीक है. और सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है. पीटी कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है और सीबीसी नॉर्मल है. ठीक है. और इन्फेंट इज ब्रॉट to check up after 2 weeks, or he presented with umbilical cord has been oozing for 4 days. What could be the most likely cause? So when everything is normal, so it is a factor 13 deficiency. The patient has presented with delayed bleeding. उस time bleeding नहीं हुई थी. He presented with delayed bleeding and PT, APTT and all other parameters are normal. So it could be a case of factor 13 deficiency. और फिर हम factor 13 ऐसे करवाते हैं for confirmation. A 28 years pregnant woman from Balochistan has presented with deep jaundice. She previously had abnormal liver function tests which were not investigated. She denies use of any drugs or chemicals. Her hemoglobin is 7 gram per deciliter. Normal platelets and a blood film shows irregularly contracted cells and suberythrocytes with retraction of hemoglobin to one cell. So this is a blister cell. जहाँ पे hemoglobin एक साइड पर हो और बाकी साइड सेल खाली हो, तो उसको हम ब्लिस्टर सेल कहते हैं. और हाइंस बॉडी प्रिपरेशन इज पॉजिटिव. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? इसमें की में ई लिखा है, but I will go with G6PD deficiency because
G6PD डेफिशिएंसी में हमारे पास हाइंस बॉडीज होते हैं, बाइट सेल्स होते हैं, एंड इन बलूचिस्तान इट इज़ एंडेमिक, लाइक G6PD रीजन है. सो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्लू है कि इट कैन बी अ केस ऑफ G6PD, and the trigger in this case is pregnancy itself. So I think so it is a case of G6PD deficiency. ठीक है, पेशेंट प्रेगनेंसी में LFTs नॉर्मल स्लाइटली डिरेंज हो जाते हैं, and she said she previously had abnormal function tests so which were not investigated. So ये वेग बातें हैं. ठीक है, अभी नहीं पता कि अभी इसके प्रोलॉन्ग है, और फिर कोई विल्सन डिजीज की बाकी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोई एक्यूमुलेशन है या कोई उसके जो फीचर्स होते हैं मेन, कोई इस तरह की बात नहीं बताई. सो इन दिस केस आई थिंक सो द की शुड बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी. ठीक है, और बाकी ये कि सीनियर गाइड कर सकते हैं. सो आई विल गो फॉर ए हेयर. अच्छा, a 30-year-old woman who is 8 months pregnant presented with a 2-day history of giddy spells. This was her first pregnancy. ठीक है, 8 months pregnant हैं और ये first pregnancy. Her medical history was unremarkable. She was taking no medication. Her blood tests on booking were normal. Clinical examination was unremarkable. Her full blood count showed hemoglobin of 10 gram per deciliter. MCV is 103. WBC count is 15. एंड प्लेटलेट काउंट इज 180. ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं कि पेशेंट के जो है हीमोग्लोबिन ये है 10 है, MCV इज 103, एंड व्हाट कुड बी द कॉज? B12 डिफिशिएंसी, ठीक है, फोलेट डिफिशिएंसी, और फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, एंड थैलेसीमिया ट्रेट एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज. अच्छा, अगेन यहाँ पर मैं ये हॉब्रेंड से लिया है. इसमें ये हमें जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं इसमें बताया कि 11 हीमोग्लोबिन इज़ नॉर्मल, अगर 11 से कम होता है तो एनीमिया होता है. यहाँ पे यूके गाइडलाइंस में भी ये बताया है कि below 11 in the first trimester is anemia and below 10.5 in the second and third trimester is anemia. ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन इज लेस देन 10, यहाँ पे 10 बताया. सो इट्स अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस इट इज़ ट्रू एनीमिया, इट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. इट शुड बी, अगर ये 10.5 हो या 11 हो, सो देन इट इज वी कैन से दैट इट इज़ फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, और प्रेगनेंसी में MCV स्लाइटली रेज्ड होता है. सो आई थिंक सो अगर ये 10.5 हो देन वी कैन से यस इट इज़ फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू UK गाइडलाइंस 10.5 in the second and third trimester is not anemia, it is physiological anemia of pregnancy. अगर 10.5 से कम हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि वो ट्रू एनीमिया है. ठीक है, सो इन दिस केस अगर 10 आता है तो आई विल से इट्स अ ट्रू एनीमिया. A 52 years old male factory manager is short of breath on mild exertion, ठीक है, and has digital polyarthralgia. On examination, he is jaundiced with minimal splenomegaly and investigation so hemoglobin of 12 and glycosuria. ठीक है, यहाँ पे ये बता दिया कि there is glucose in the urine. MCV, MCH increased, serum ferritin increased. ठीक है, serum ferritin increased है, MCV, MCH increased है. What is the most likely diagnosis based on this scenario? So it is hemochromatosis, B12 deficiency, folate deficiency, MDS and polycythemic rubra vera. So यहाँ पे आप देखेंगे serum ferritin increased है. ठीक है, MCV, MCH increased है, there is glucose in the urine. And so in the what is the most likely diagnosis? So the most likely diagnosis is hemochromatosis. ठीक है, hemochromatosis में क्योंकि आयरन डिपॉजिट होता है हर जगह पे, इन ऑर्गन्स डिपॉजिट हो जाता है, पेनक्रियाज में, लिवर में, हार्ट में. सो पेशेंट विल प्रेजेंट विद डायबिटीज. ठीक है, डार्क स्किन, 3 Ds याद रखें, डायबिटीज, डार्क स्किन एंड डिसफंक्शनल लिवर फंक्शन टेस्ट वो जो है डीरेंज्ड हो जाता है, और सीरम फेरेटिन विल बी इंक्रीज्ड इन दिस केस. सो दिस इज अ केस ऑफ hemochromatosis. Okay, a 32 weeks premature irritable infant has fever, tachycardia on the first day of birth. ठीक है, WBC count is 12, hemoglobin 12, platelets 6, is 6. His blood film showed atypical lymphocytes. His PT is 36. PT prothrombin time is increased here. Fibrinogen levels are 0.3, they are low.
the maternal platelets were normal. Which of the following tests would you undertake first? ठीक है, in this case ये पेशेंट क्या है, ये 32 वीक्स प्री मेच्योर इन्फेंट है, इरिटेबल है, टेकिकार्डिया है, ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ब्लड फिल्म में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है. सो और क्या है कि हिज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज्ड. बट which of the following tests you would undertake this? So in this is a case of जब भी atypical lymphocytes हमारे पास नजर आते हैं और ये premature baby है, so we will go for CMV serology. ठीक है, it can be a torch infection. ठीक है, इसमें thrombocytopenia होगा, atypical lymphocytes होंगे, हमें ये भी ब्लूबेरी मफिन रैश एंड अनदर थिंग आउल आई इंक्लूजन्स. ठीक है, सो दैट इज टिपिकल ऑफ CMV इन्फेक्शन. और बाकी हम CMV और EBV को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज करवाते हैं जो EBV में पॉजिटिव होते हैं और CMV में नेगेटिव होते हैं. ठीक है, A term neonate boy has presented with pallor in first week of life but no jaundice. The hemoglobin is 6, MCV is 106, WBC 9.2 and platelet is 280. Nucleated NRBC is none and absolute reticulocyte count is 3. ठीक है, normal 50 to 150 होता है, it is 3. So it is very very less. The neonate is likely suffering from what? अब यहाँ पे देखें कि hemoglobin is 6, ठीक है, और रेटिकुलोसाइट काउंट इज वेरी वेरी लो और प्लेटलेट्स एंड WBC काउंट आर नॉर्मल. सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एरिथ्रॉइड लिनिएज. नो RBCs, इट मींस इमेच्योर सेल्स जो है बिल्कुल नहीं है. ठीक है, लाइक दे आर लेस. सो द न्यूनेट इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम सम बोन मैरो फेलियर. फेनकिनी एनीमिया, नो, फेनकिनी एनीमिया में यूजली पैनसाइटोपिनिया होता है. ठीक है, और CDA में यूजली पेशेंट हमें यहाँ पे कोई डिस्प्लेजिया के फीचर्स बताए जाएंगे. ठीक है, सो DBA डायमंड ब्लैकफर्न सिंड्रोम, यस इट कुड बी अ केस ऑफ डायमंड ब्लैकफर्न सिंड्रोम बिकॉज DBA इज अ कंजेनिटल PRCA, प्योर रेड सेल एप्लेजिया. जब प्योर रेड सेल एप्लेजिया होता है तो पेशेंट को क्या होगा, सीवियर एनीमिया, वेरी लो रेटिक काउंट, और अगर हम बोन मैरो करते हैं तो इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होंगे लेस देन 5%, जो नॉर्मली अराउंड 30% होते हैं, दे विल बी लेस देन 5%. ठीक है, एंड स्टोरेज डिसऑर्डर, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. स्टोरेज डिसऑर्डर में हमें स्प्लेनोमेगेली मिलेगी जो गॉशर और नीमेनपेक में है. ठीक है, सो दिस डिसऑर्डर इज अ बोन मैरो फेलियर डिसऑर्डर एंड इट इज अ डायमंड ब्लैकफर्न सिंड्रोम. Two male siblings with age 11 years and 9 years, product of consanguineous marriage, has reported with failure to thrive. ठीक है, epistaxis on and off. Both have hemoglobin less than 9, PT 14, APTT 38. Both are normal. Their blood film showed acanthocytes. Both parents have low cholesterol in their serum. What is the cause of their condition? ठीक है, two siblings हैं और ये कज़न मैरिज की हिस्ट्री बताई है. ठीक है, PTA PTT नॉर्मल है और एक्एंथोसाइट्स बताए हैं पेरिफेरल स्मेयर में. ठीक है, एंड देन देयर इज लो कोलेस्ट्रॉल इन द सीरम ऑफ द पेरेंट्स. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ देयर कंडीशन? सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन्फेंटाइल पिक्नोसाइटोसिस, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी. इसमें पायरुवेट काइनेज में यूजुअली हमें काइनोसाइट्स नजर आते हैं, बर सेल्स नजर आते हैं. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म नॉट रिलेटेड टू दिस कंडीशन, and A beta lipoproteinemia. So the correct option is E, A beta lipoproteinemia. So it is an autosomal recessive disorder जिसमें defective A beta lipoproteins होते हैं, no chylomicrons, और पेशेंट अगर हम पेरिफेरल स्मेयर देखते हैं तो देयर विल बी एक्एंथोसाइटोसिस और स्पर सेल्स और स्टीटोरिया एंड न्यूरोपैथी. ठीक है, A 60-year-old lady had a cabbage surgery and needed balloon tamponade during post-op period and was given heparin. ठीक है, she was heparinized. On 15th post-op day, she developed high-grade fever and became restless. She had no pre-op exposure to heparin, so it was her first exposure to heparin. जब भी आपको कोई सर्जरी बताई जाए and then they say that heparin was given, या कोई बस जैसे हिप रिलेटेड सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, या उसमें क्या होता है कि यूजली पेशेंट ज़्यादा देर तक इमोबिलाइज होते हैं, सो पेशेंट को हेपरिन दिया जाता है. ड्यूरिंग प्रोसीजर हेपरिन इज गिवन. सो क्या होता है कि शी हैज़ नो, हर हीमोग्लोबिन इज 9, रेटिक्स 3.5 एंड प्लेटलेट काउंट इज 20, while pre-op platelets were 150. So this is the clue here
pre-op the platelet count was 150 and now the platelet count is 20, so it is more than 50% drop, and patient has taken heparin and this incident occurs about 10 to 15th day post op. ठीक है, अगर पहले से एक्सपोजर हो तो इससे पहले ही ये सिम्टम्स पेशेंट डेवलप कर लेगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस इज मोस्ट लाइकली टू क्लेरिफाई कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन दिस पेशेंट? D-dimers, anti-heparin, platelet factor 4 antibody assay, ADAM-TS13, antiplatelet IgA assay, and complement levels. So this is a typical case of HIT, heparin-induced thrombocytopenia, in which there is a platelet count of there is a drop in the platelet count more than 50%, and it should be 1 to 2 weeks after heparin exposure. ठीक है, so in this case क्या होगा कि हम platelet, there will be a development of antibodies against platelet factor 4 or heparin complex, and they will be removed from the circulation. So patient will be prone to thrombocytopenia and at the same time thrombosis. So we have to immediately stop heparin और किसी और एंटीकोगुलेंट पे हम पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, ओके. 22 years old female reported in OPD for workup of chronic anemia. Her CBC showed hemoglobin of 6.4, WBC 6.4, and WBC count 6.1 with normal differential count. Her platelet count was 160. Reticulocytes counts were 5.5. The reticulocyte count is raised 1.5 से 3.5 तक normal होता है, so it is raised here. Which of the following is a clinical feature of chronic extravascular hemolysis? जब भी extravascular hemolysis हो रही होती है, it means hemolysis in the spleen हो रही है, macrophages और reticular endothelial system में हो रही है. So what we will have जो है indirect bilirubin raised होगा, LDH raised होगा. ठीक है, and patient will have patient can develop gallstones. अगर ये chronically इसी तरह ही होता रहा कि patient को hemolysis होती रही, so then patient will develop pigment gallstones. ठीक है, due to chronic bilirubin turnover. So this is the answer, D. Then next is during routine checkup of a family, it was found that all children had low MCV with mild anemia. Lab investigations confirmed alpha thalassemia. The most common cause of alpha thalassemia is deletions. ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया उसमें म्यूटेशंस होती हैं और मोस्ट कॉमनली इनमें भी म्यूटेशंस होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है अल्फा थैलेसीमिया इज ड्यू टू डिलीशंस. ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया की 4 टाइप्स है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें 1 जीन डिलीशन होती है, 2 जीन डिलीशन है, 3 जीन डिलीशन और 4 जीन डिलीशन हो, जिसको हम HB पार्ट्स कहते हैं. ठीक है, और अगर 3 जीन डिलीशन हो तो HBH उसे कहते हैं. ओके. A newborn baby was given vitamin K injection. Which of the following factors would be activated? Vitamin K injection is given. So what are the factors which depend on vitamin K? They are factor 2, 7, 9, 10 and protein C and S. यहाँ पे 2, 7, 9, 10 दिया, but it is incomplete. Always we have to say factor 2, 7, 9, 10, protein C and S. Next is a 22 years old female presented with complaints of easy fatigability. Lab investigation shows hemolytic anemia. Flow cytometry showed deficiency of CD55 and 59. Deficiency of these two. Which of the following is associated with this disorder? सो इट इज़ अ टिपिकल केस ऑफ PNH, और PNH में हमने कहा कि इनकी डेफिशिएंसी होती है और पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स एंड RBCs. ठीक है, और पेशेंट को क्रॉनिक हीमोग्लोबिन यूरिया होता है. डायरेक्टली ब्लड जो है हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है. सो फॉर दिस केस, दिस PNH केस, ऑलवेज रिमेंबर दैट पेशेंट may develop iron deficiency. Okay, next. A 25 years old female presented in gynae OPD with gestational amenorrhea of 6 weeks. Okay, she was advised regular antenatal checkup along with a 400 microgram daily of folic acid. Folate deficiency in pregnancy may cause, ये तो बहुत आसान एक scenario, will cause neural tube defects, because folate क्या करता है, it helps in the neural tube closure in first trimester. A 28 years old female is planned to undergo C-section due to uncontrolled hypertension or preeclampsia and IUD.
ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। शी इज एडवाइज प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। द फॉलोइंग सैंपल इज यूज टू परफॉर्म पीटी एंड एपीटीटी के लिए हम जो कोगुलेशन स्टडीज है इसके लिए हम कैसे प्लाज्मा यूज करते हैं। सो वी यूज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, नो सॉरी, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। वी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमेशा हम यूज करते हैं फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज, ठीक है। और प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा क्योंकि इट इज नीडेड बिकॉज प्लेटलेट्स रिलीज फॉस्फोलिपिड्स, हमने वहाँ कोगुलेशन पाथवे में पढ़ा था कि हम उसमें कैल्शियम विथ फॉस्फोलिपिड्स आर नीडेड इन एवरी स्टेप, ठीक है। सो व्हेन एवर हम एक्स्ट्रा फॉस्फोलिपिड्स अगर दे देंगे तो दैट कैन फॉल्सली शॉर्टन्स द क्लॉटिंग टाइम। सो इन दैट केस वी नीड अ प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, ठीक है। सो फॉर कोगुलेशन we have to make a platelet poor plasma, and for platelet aggregation studies we have to go for platelet rich plasma. A 32 years old female had mitral valve disease. She underwent valve replacement therapy at cardiac center. She is advised lifelong anticoagulation with warfarin. Warfarin acts by decreasing the functional activity of which factor? It will block the vitamin K dependent factors, and that are 2, 7, 9, 10, protein C and S. So in this case, this factor 2 is here present here. Okay. You are working as a laboratory in charge in tertiary care hospital. Vendors from various companies have requested you to use their reagent to perform prothrombin time. Which of the following reagent will you recommend based on the ISI value? So ISI is International Sensitivity Index for PT reagent. We will select the ISI which is closer to 1.0. The more standardized and sensitive reagent is. How if it is close to 1.0, it means it is a sensitive reagent. So it means the one which is closer to 1.1 is 1.05. So option C is correct here. Then 174. A 13 years old female presented with complaints of excessive bruising since childhood and menorrhagia since menarche. Her maternal aunt also has history of menorrhagia. Her coagulation profile showed bleeding time of more than 15, PT 14, APTT 78 seconds. The most likely diagnosis in this case is, you can appreciate here, it is APTT is prolonged. Bleeding time is also prolonged. She has a history of menorrhagia since menarche, and she has also her maternal aunts also have the same history. So it is a case of VWD, von Willebrand disease. A 14 years old boy was diagnosed as a case of hereditary spherocytosis which causes extravascular hemolysis. This could be characterized by whenever there is extravascular hemolysis, ठीक है, chronic extravascular hemolysis होगी, हमने पीछे भी पढ़ा. So there will be the patient will present with splenomegaly or patient will present with gallstones. So this is the correct. Hemoglobinuria क्या होता है? Intravascular hemolysis में होगी, ठीक है, and जब भी hemolysis होगी LDH raised होगा, and retic count should be also raised in case of hemolysis. Next is a young boy of 16 years old suffered from malarial infection. He was treated with anti-malarials, after which he developed mild jaundice. Patient को एंटी मलेरियल दिया गया and after that he developed some jaundice. It means he got some hemolysis. What further investigations will you advise in this patient? So it is a case of G6PD. So what we will advise G6PD deficiency screening after the acute attack is over, ठीक है, जब ये acute episode खत्म हो जाएगा उसके बाद हम G6PD screening कर सकते हैं patient में. Primary gravida with 12 weeks of gestation is advised daily iron supplement to prevent anemia. Increased iron absorption is associated with which of the following? When if we take iron, so we have to avoid phytates, tannins, alkaline pH and oxalates. हमें acidic pH चाहिए होता है for the proper absorption of iron, so we use vitamin C along with the iron supplements. Okay, next is a 65 years old female presented with itching on the whole body after taking hot baths. Okay, this is itching on the body after hot baths. Her hemoglobin is 18. Hemoglobin at 18.1 is raised for a female. WBC count is 15 and platelet counts were 405. Which of the following lab tests would you advise in this patient? So it looks like a case of MPNs. Most likely it looks like a polycythemia vera because her hemoglobin is raised, and secondly she has itching
after hot baths. So we will go for JAK2 mutation. So JAK2 mutation is here. A 5-year-old boy presented with swelling of left knee and hematoma of right thigh. His coagulation profile showed PT of 13, which is normal. APTT is prolonged and bleeding time is normal. His whole history showed excessive bleeding after circumcision, for which he was transfused FFPs. So the most likely diagnosis in this case is, so it's isolated APTT prolonged, a boy, okay, and excessive bleeding after circumcision. So the most likely the case is factor 8 deficiency. A 6-year-old boy presented with pain in chest and history of painful small joints of hand. CBC showed normocytic normochromic anemia. His hemoglobin electrophoresis revealed hemoglobin S is 85%, hemoglobin F is 15%. His findings are consistent when ठीक है ये एनीमिया है से, और मोस्ट कॉमन HbS is 85% और HbF is 15% और HbA is almost none. So this is a case of sickle cell disease. ठीक है, homozygous, it is a case of sickle cell disease, not a sickle cell trait. Okay, next, a 2-year-old boy presented with history of gum bleeding and easy bruisability. There was no hepatosplenomegaly. His investigations revealed hemoglobin 10, TLC 7.4 and platelets are 290. PT is 13 normal, APTT is 34 normal and bleeding time is more than 15 minutes. So it is prolonged. What other investigations will you advise to reach the diagnosis? So we will do same, bleeding time is prolonged, so we will go for platelet function studies. Next is a 26-year-old soldier serving in a remote area presented with fever and chills. Whenever there is a history of traveling to endemic area, acute febrile illness, severe headache, so always think of malaria. His CBC showed hemoglobin of 10.2, WBC count is 34,000 and it is not 34, it is 3.4 and platelet count is 87,000. His LDH is 1100 and the rapid diagnostic testing by ICT shows positive result for histidine rich protein 2. What is the most likely diagnosis? अच्छा, यहाँ पे जो है ये MPICT का बताया है कि MPICT में हम क्या करते हैं कि it is a rapid diagnostic test है in which we will detect malarial antigens. ठीक है, histidine rich protein 2 होता है और दूसरा जो होता है PLDH, प्लाज्मोडियम LDH होगा. ये दोनों एंटीजन malarial antigen proteins हैं and when they are present we will get that lines on the that screening test. So in this case histidine rich protein 2, it is specific for falciparum malaria और यहाँ पे patient severe presents with severe headache, so it is a case of plasmodium falciparum. Option E, okay. So histidine rich protein 2 antigen is specific for plasmodium falciparum. Next, a 35-year-old male is admitted to ER suffering from multiple gunshot wounds to the abdomen. Surgery results in removal of all duodenum and jejunum. Several months later, the patient complained of being tired. CBC showed MCV of 125, ठीक है, raised है, with decreased hemoglobin and hematocrit. Which of the following is consistent with this data? देखिए, surgery is done and the duodenum and jejunum is removed, okay, and patient is now presenting with macrocytic anemia, so it is most likely folate deficiency anemia because folate is absorbed from some parts of duodenum and jejunum, or B12 ka is the terminal ileum, and iron deficiency is most towards the absorbed through the duodenum, but यहाँ पे iron deficiency के symptoms नहीं है, MCV is raised, so it is a case of folate deficiency anemia. Okay, next, 20 years old woman had a constant feeling of lethargy since childhood. On examination, the spleen tip is palpable. जब spleen 14 centimeter से ज़्यादा होगी तो it will be palpable. Lab result shows hemoglobin of 10.7. Platelet count is 159 and WBC count is 5.3. The peripheral blood smear shows spherocytes. The underlying defect involves the abnormality of, okay, this is a woman, okay, she has some hemolytic anemia where the peripheral smear is showing spherocytes, so it could be a case of hereditary spherocytosis. ठीक है, spherocytosis में splenomegaly होगी, हमें gallstones मिल सकते हैं और patient जो है autosomal dominant condition है, family history होगी, ठीक है, and she has since childhood. So in this case
It is a hereditary spherocytosis, and in hereditary spherocytosis there is a membrane cytoskeletal protein defect. 50% cases में there is defect in enchirin. ठीक है. A 60 years old female diagnosed case of thyroiditis gave previous history of premature graying of hairs. Presented with severe pallor and numbness in legs. Which of the following investigation would help the most in reaching the diagnosis? So it is that she has already an autoimmune disease, so it could be a case of pernicious anemia. Okay, because she has one autoimmune disease, so it is pernicious anemia is associated with this thyroiditis. So in this case, the test which is most sensitive is the intrinsic effector antibodies. Okay, next is a 8 years old boy presented with history of fatigue, upper abdominal pain and progressive pallor for the last 3 months. He does not have any history of diarrhea or constipation. He was diagnosed as a case of iron deficiency anemia after thorough workup. The most likely cause of iron deficiency anemia in this age group is worms infestation. ठीक है. 35 years old female came to you for her gradually increasing pallor and lethargy, so it means she must have anemia. She is a known case of rheumatoid arthritis for which she takes multiple NSAIDs. For pain she is taking multiple NSAIDs. No visceromegaly on examination. CBC showed TLC of 4.8, hemoglobin is 8.5, platelets is 200. Her bone marrow examination showed micronormoblastic erythroid lineage. So this is जब भी iron deficiency anemia हो तो in bone marrow we will see micro normoblasts and absent iron on pearl stain. Absent बिल्कुल iron बिल्कुल absent होगी. So it is a case of iron deficiency anemia. But what could be the cause? जैसे हमने कहा कि बच्चों में the cause, most common cause is the worm infestation. So in this case she is a female and she has rheumatoid arthritis and she is taking NSAIDs. So it could be a case the anemia is due to blood loss, and the test which can we do is a stool for occult blood. Next is a major source of thrombopoietin TPOs, ठीक है, जिसके platelets for which is needed for that platelet production. So 90% of thrombopoietin is produced in the liver. Following is defective in Bernard Collier. Bernard Collier में हमने कहा कि there is defect of GP1B receptors on the platelets, इसलिए ये वो von Willebrand factor से bind नहीं करेगा and patient will have a adhesion defect, और हम इसके लिए platelet function studies करवाएंगे. Next is the lifespan of platelets is around 10 days. Okay. डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स में अल्फा ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं. डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स कौन से होते हैं? इन विच दे हैव कैल्शियम एंड एडीपी, फाइब्रिनोजेन, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर एंड PDA, platelet derived growth factors. So the calcium and ADP is in the dense granules of platelets, and these are the key mediators of platelet aggregation. Next is plasma. Von Willebrand factor is almost entirely derived from von Willebrand factor. When we discussed earlier that they are in viable Pallade bodies of the endothelial cells. They are also present in megakaryocytes, and they are also in the alpha granules, and they are also stored in the platelets. So but the most entirely they are derived from endothelium. So the primary source of circulating VWF is endothelium. Next, a 29 years old woman was found to have hemoglobin of 7.8 and retic count of 0.8. Peripheral smear showed microcytic hypochromic anemia. So it's from here we can say it is a microcytic hypochromic anemia. हमने electrophoresis करवाई तो HbA2 और HbF levels were normal. HbA2 जो है less than 3.5 है, so it's not a beta thalassemia trait, and HbF is also normal. Serum iron कितना है? 15 microgram है, it is less. And TIBC हमने कहा था iron deficiency anemia में सब कुछ कम होता है, सिर्फ TIBC increased होता है. So यहाँ पे TIBC is not raised. और हमने anemia of chronic disease में पढ़ा कि
सीरम आयरन जो है वो कम होगा और TIBC भी कम होगा या नॉर्मल होगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव द स्टोर्स देयर, दैट इज अ फंक्शनल आयरन ब्लॉक. So the most likely diagnosis in this case is not iron deficiency anemia, not beta thalassemia minor, not sideroblastic anemia. It is the anemia of chronic inflammation. Sideroblastic anemia में हमने पढ़ा था कि सब कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है, बट इन दिस केस एनीमिया ऑफ chronic disease हमारा जो आयरन सीरम आयरन विल बी लो but TIBC will be normal or slightly low. Okay, which of the following test is best suited for community-based screening program for identifying iron deficiency? हमारे पास पर जब पेशेंट्स आते हैं, they have iron deficiency anemia, उनके ferritin levels बहुत ड्रॉप हुए होते हैं. But if you want that के पेशेंट्स इस लेवल तक ना जाएं and we could screen, we could have a community-based screening program. So what test we can do? So that test serum ferritin. Serum ferritin is an expensive test. हम इसको community screening के लिए नहीं यूज़ कर सकते. और दूसरा इसकी limitations हैं. Like it is an acute phase reactant. Red cell protoporphyrin levels, yes, we can do this red cell protoporphyrin or zinc protoporphyrin levels. It is an inexpensive type of test, but it is the best screening test we can do because it is simple, low cost and can be measured on capillary blood samples. So here the answer is red cell protoporphyrin level. सीरम आयरन नहीं करते क्योंकि सीरम आयरन की वैल्यू जो है वो सुबह शाम में भी चेंज हो जाती है, आपने कोई डाइट ली हो तब भी चेंज हो जाती है, ठीक है. Which of the following is earliest recognizable change in RBC morphology in case of iron deficiency? So सबसे पहले iron deficiency में क्या होगा कि anisocitosis हो जाएगी, सेल्स जो है कुछ सेल्स नॉर्मल होंगे, कुछ सेल्स छोटे होना शुरू हो जाएंगे. So there is will be anisocitosis, साइज पहले चेंज होगा, बाद में कलर चेंज होगा. Macrocytic anemia may be seen with all of the following conditions except macrocytic anemia liver disease में होता है, ठीक है, हमने कहा कि liver disease में होता है, थायमिन deficiency में, TRMS में भी megaloblastic macrocytic anemia होता है, ठीक है, then orotic aciduria, इन सब में macrocytic anemia होता है except copper deficiency में sideroblastic anemia होता है. और जो RBCs हैं MCV उस केस में in sideroblastic anemia we can have both macrocytes as well as microcytic anemia. So here macrocytic anemia may be seen with all of the following conditions except, so it is the copper deficiency anemia. Which is the first stage of iron deficiency? So iron deficiency भी steps में होता है, iron deficiency के बाद जो है anemia develop होता है. So how will patient will develop iron deficiency? First of all negative iron balance होगा, iron loss ज़्यादा होगा as compared to intake, और उसके बाद जो है stores deficient होना, deplete होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. When the circulating hemoglobin in blood is present with iron in oxidized form, ferric form, instead of ferrous state, it is called hemoglobinuria, ठीक है. Okay. Yeah, it's okay. It is present in the blood. Okay, it is present in the blood, so it is methemoglobinemia. So option B. Hemolysis in G6PD deficiency is caused by all of the following except, these are the drugs, ठीक है. G6PD deficiency is caused by all of the following except pyrimethamine. Primaquine से होता है, G6PD oxidative stress है, chloroquine से और quinine से होता है, ठीक है. So these are the drugs. This drug is causes megaloblastic anemia, ठीक है. 10-year-old child presented with severe hemolytic anemia after febrile illness. There is marked reticulocytosis, जिससे हमें पता चला कि severe hemolysis है. LDH 10,000 है. Characteristically his bilirubin is 0.3, ठीक है, with direct fraction is 0.2. The most likely diagnosis in this case is, so in this case the option is C, biliverdin reductase, क्योंकि वो biliverdin को convert करेगा bilirubin में. जब bilirubin में convert नहीं होगा, so there will be biliverdin accumulation और patient का ऐसे का greenish hue होगा. So according to me the C is correct option in this case. आज हमारे 200 कंप्लीट हो गए, ठीक है. इंशाल्लाह कल हम 201 से 250 तक करेंगे. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आपने कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है. एंड एनीथिंग इफ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन इन एनी कॉन्सेप्ट और समथिंग, यू कैन ask me in the comments and I will inshallah explain it later on.